मायावी ग्रह इन्हें कहा जाता है। किस प्रकार ये अपने अचानक से रिजल्ट्स देते हैं, अचानक से फेम, अचानक से सक्सेस, अचानक से डाउनफॉल। यदि कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है और बिना किसी कंफ्यूजन के उसका लक्ष्य स्पष्ट है अगर, तो ये राहु उसको कभी ना कभी जीवन में बेनिफिट देगा। लेकिन ये सूर्य पर निर्भर भी करता है जी। अगर उसका सूर्य बहुत अच्छा है तो ये 101%, 99.99% नहीं, 101% उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। केतु आईएएस ऑफिसर बना सकता है। रियली? केतु आईएएस ऑफिसर? केतु राहु, शनि और सूर्य क्यों कहते हैं, बट केतु? दशम भाव या नवम भाव पे केतु का प्रभाव है। तो ये व्यक्ति की जो इच्छा है, अगर मान लीजिए मेरी इच्छा ही नहीं आईएएस बनने की तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इच्छा है और मैं उसके लिए कर्म भी कर रहा हूँ जी, तो मेरे सफलता के चांसेस दुगने तो हो ही जाते हैं। डिफरेंस है डिग्री से 15 या उससे अधिक का डिफरेंस है, तो सूर्य भी राहु को अपनी पावर देगा। और राहु के अंदर क्या है कि ये जो भी देना है ना खटपट दे देता है। राहु मंगल साथ में है तो पॉजिटिव तो बहुत रेयर मिलेगा। रियली? नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? पावर भी तो दे सकता है ना गुरुजी। शनि और राहु वैसे तो दोस्त माने जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इसे श्रापित भी कहा जाता है। शनि और राहु जब साथ होते हैं तो मनुष्य को नाना प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो खास बात है ये संकट वो खुद ही इनवाइट करता है। आपके अकॉर्डिंग कितनी सच्चाई है इस बात में कि राहु और मरकरी हमेशा अच्छा ही होगा? इतना खुराफाती होता है व्यक्ति, इतना खुराफाती होता है कि वो न शांत बैठता है न शांत बैठने देता है। लेकिन केतु और मून आ जाए तो क्या होगा? देखिए, एक तरफ अगर इसकी युति पॉजिटिव है तो ये व्यक्ति के इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। केतु और जुपिटर, एक और स्पिरिचुअल युति की बात करूं, इसे भी बहुत आध्यात्मिक युति माना जाता है। अगर पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति इतना कल्याण करता है लोगों का, इतना कल्याण करता है, बस क्या कहूँ मैं। वह मनुष्य के रूप में देवता स्वरूप हो जाता है। राहु 10th में अच्छे परिणाम दे, राहु 10 में दुनिया बस में कहते हैं ना आजकल। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, जो भी एस्ट्रोलॉजी के जेन्युइन सीकर्स हैं उन सभी के लिए आज एक बार फिर से मैं एक मास्टर क्लास लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार राहु और केतु आपको ओवरनाइट सक्सेस या वो फेलियर दे सकते हैं। कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक की जो यात्रा है वो राहु और केतु आपको करवाते हैं। किस प्रकार करवाते हैं, कैसे आपको अपनी लाइफ से पता लगेगा कि राहु और केतु आपकी लाइफ में अच्छे हैं या आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड टेक फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। हमने आज तक राहु और केतु को दूसरे प्लैनेट्स के साथ डिस्कस नहीं किया है। आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत यूजफुल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि राहु और केतु की युति हमने दूसरे बाकी ग्रहों के साथ डिस्कस की है। सिर्फ युति ही नहीं, जब दृष्टि होती है दूसरे ग्रहों की तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे, आज ये सब डिटेल में इस पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ है। सो आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको अपने चार्ट के बारे में आज बहुत कुछ पता लगेगा कि आपकी लाइफ में ये राहु और केतु आपको कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं। क्या ये सक्षम है कि आपको वो अचानक से रिजल्ट्स अपनी लाइफ में ओवरनाइट सक्सेस दे दें, जैसे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के पास इस राहु का फेवर है, क्या आपके पास भी है? क्या आपके पास वो केतु की स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग्स हैं? आज के पॉडकास्ट में यही हमने पता किया है। बहुत मज़ा आएगा। मुझे कॉमेंट में ये बताइए कि आपका राहु और केतु कौन से भाव में प्लेस्ड है, किस प्लैनेट के साथ है, किसकी दृष्टि है। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बार फिर से वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट्स, जिनके साथ हमेशा एक मास्टर क्लास होती है, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर गुरुजी पवन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। गुरुजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर, और एक उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने चुना है, क्योंकि हमेशा की तरह एक मास्टर क्लास आज हमारे व्यूअर्स को मिलने वाली है आपके साथ। आप जो ग्रहों की बात करते हैं, मायावी ग्रहों की, मायापति नहीं, मायावी ग्रह राहु और केतु, आज मैं उन पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी। और ये बहुत ही डिटेल्ड एक मास्टर क्लास मैं ऑडियंस को देना चाहूँगी, क्योंकि
गुरुजी, ऐसा हम मानते हैं ना कि आकस्मिक जो सक्सेस मिल जाए, अचानक से जो डाउनफॉल मिल जाए, कहीं ना कहीं राहु और केतु पर ब्लेम कर दिया जाता है कि अगर अचानक से बहुत एक्सपेंशन मिला है, अचानक से बहुत फेम मिल गया तो शायद राहु का ही कोई कमाल होगा, अचानक से बहुत ज़्यादा लाइफ में डाउनफॉल हो गया तो केतु का ही कुछ डिटैचमेंट होगा आपकी लाइफ में। आज इन्हीं दो ग्रहों के अराउंड बहुत से मिथ्स हम ब्रेक करने वाले हैं, बट मेजरली हर जो व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो अपनी कुंडली में राहु और केतु की युति दूसरे प्लैनेट्स के साथ जब होती है उनकी कुंडली में, वो क्या उनके जीवन में लेकर आती है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं राहु और केतु को ना आपके लेंस के थ्रू समझना चाहती हूँ कि जो मायावी ग्रह इन्हें कहा जाता है, किस प्रकार ये अपने अचानक से रिजल्ट्स देते हैं, अचानक से फेम, अचानक से सक्सेस, अचानक से डाउनफॉल, कैसे होता है? देखिए, मायावी शायद इसलिए इनको विद्वान जन कह देते हैं क्योंकि ये पिंड रूप में नहीं है। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पिंड रूप में है ग्रह, ये हमको स्पेस में दिखाई देते हैं, लेकिन ये चंद्रमा के अपर और लोअर नोड्स हैं। तो राहु और केतु इसलिए मायावी ग्रह क्योंकि ये छाया है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये छाया है। लेकिन ये छाया बड़े कमाल की है, ये कब क्या रूप धारण कर लेती है ये पता नहीं चलता। और राहु कोई भी ऐसी सक्सेस हो जिसमें आप सक्सेस के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत यत्न कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया आपको प्रयत्न करते करते, अभी राहु आता है और आपको ये सक्सेस दिला देगा। लेकिन इसका दूसरा रूप भी है, आप अच्छे खासे हैं, राहु आया, उसने सब मटिया मेट कर दिया। लेकिन राहु की एक बात बहुत अच्छी है कि या तो ये आते समय देता है और या आकर आते समय ले लेता है, लेकिन जाते वक्त वो हिसाब पूरा रखता है, आपको मैं सूद लौटा जाता है चीजें। मतलब राहु बैलेंस में बिलीव करता है कि आपको देकर जरूर जाएगा। हाँ, तो राहु से अब डरने की तो जरूरत है। देखिए, जाए भी थोड़ा सा भी क्यों जाए किसी का, है ना? बिल्कुल सही बात। तो ये परेशानी तो देता है और कभी कभी कुछ ऐसी अजीबोगरीब परेशानी देता है कि उसका हल भी नहीं मिलता। अब बहुत सारे उपाय करते हैं लेकिन उसका हल नहीं मिल पाता। लोग नाना प्रकार के रत्न धारण करते हैं फिर भी हल नहीं मिल पाता। तो राहु के लिए हमको जो करना चाहिए वो क्या एनालिसिस करने के लिए कि जब राहु की दशा आई, चाहे महादशा आई, अंतरदशा आई या प्रत्यंतर दशा आई, तो राहु जब आया तो उसने क्या किया, जब गया तो उसने क्या किया। तो इससे हम राहु को आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारी कुंडली में राहु कैसा है। और जब जब प्रत्यंतर में आएगा या अंतर में आएगा या महादशा में आएगा तो ये क्या करने वाला है। मतलब पर्सनली लोगों को पता लग जाएगा कि उनकी लाइफ में कैसे एक्ट कर रहा है, कि वो क्या देकर गया, क्या लेकर गया, उसके हिसाब से। बिल्कुल। तो ये राहु को जानने का एक छोटा सा तरीका है। ये जरूरी नहीं कि इसी से सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन एक छोटा सा तरीका है। एक तरीका और बताता हूँ, राहु हमारा अच्छा होगा कि बुरा होगा। ये हमारी जो हथेली है जी, हथेली का जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर इसमें बहुत गहरा सा गड्ढा आ जाता है ना, इस तरीके से जैसे हम आचमन का पानी लेते हैं तो इसमें वो कुछ बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, तो अगर ये गड्ढा है तो इसका मतलब ये है कि राहु मुश्किल करेगा। और भाग्य लाइन यदि इसी में से होकर जा रही है, माइंड लाइन इसी में से होकर जा रही है, और उस वक्त में भाग्य रेखा इस गड्ढे से जब निकल रही है, जा रही है गुजरते हुए, तो भाग्य रेखा अगर चौड़ी भी हो जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये राहु आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने वाला है। उस समय में आपका भाग्य वीक हो जाएगा और जो दिमाग की स्थिति है, आप उस समय बहुत अच्छा कार्य सोच ही नहीं पाएंगे। राहु के साथ ही ये दिक्कत है कि आपके सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है, भ्रम में डाल देता है। शनि की भी बाई लार्ज यही स्थिति होती है कि वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, आप ऐसे डिसीजन लेंगे, साढ़े साथी में तो खास तौर से, साढ़े साथी में शनि कोई ऊपर से आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन आप ऐसे डिसीजन लेंगे कि जो डिसीजन आपके अपने लिए खराब होंगे। आप सही सलाह ही नहीं मान पाएंगे।
और मानेंगे तो कुछ दिन निकाल के मानेंगे, तब तक वो नुकसान हो गया। तो राहु भी यही है, शनिवत राहु कुजवत केतु। तो मंगल की तरह केतु व्यवहार करता है, शनि की तरह राहु व्यवहार करता है। तो राहु का व्यवहार ऐसे ही है कि यदि आपने टाइमली डिसीजंस नहीं ली और जो डिसीजन लिए उसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, तो ये आपको भ्रम में डुबो देगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आपने कहा कि जब भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ से क्रॉस करिए, ये तो मोस्टली हाथों में ऐसे ही होता है कि राहु का गड्ढा भी होगा, मतलब ये जो मिडिल है, हथेली का जो मिडिल पोर्शन है, ये गड्ढा हो, ये ऐसे करके हो जाता है। बहुत सारे हैंड्स में मिलेगा, ये ऐसे करके हो जाता है जी। और ये ऐसे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पतले हाथ में तो सब में होगा, मोटे में भी मिलेगा। जो गुदगुदे हाथ होते हैं उसमें भी ये गड्ढा मिलेगा, बाकी हाथ ठीक है मोटा है लेकिन ये गहरा हो गया। तो अगर ये इसकी अपेक्षा ज्यादा गहरा हो गया, हाँ, ये उठा हुआ भी नहीं होना चाहिए, वैसे उठा हुआ बहुत रेयर मिलता है, लेकिन आप यहाँ से उंगली इस पे फिराइए, अगर ये उंगली में और हथेली में बीच में गैप ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है राहु नेगेटिव है, ये नेगेटिव ऊर्जाएं आपको देगा, नेगेटिव एनर्जी देगा और ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। गुरुजी, ऐसा कहते हैं ना कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी लाइफ में तो राहु बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कहीं ना कहीं फेम का कारक भी है। तो अगर मैं सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के कॉन्टेक्स्ट में राहु का जो कमाल है, राहु का मैजिक समझना चाहूँ, वो किस प्रकार समझ सकते हैं, उनकी लाइफ में कैसा होता है? पहली बात तो ये लंबे स्ट्रगल के बाद अचानक अच्छे परिणाम देगा, ठीक है ना। जैसे 18 साल में 16 साल 17 साल इसने पूरी तरह रगड़ दिया, लेकिन उसके बाद 2-3 साल में इसने एकदम फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। तो ये राहु की एक खास क्वालिटी है। अच्छा, पॉलिटिक्स में तिकड़म चलती है, कोई भी पॉलिटिक्स हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दिमाग की वो तिकड़मी दिमाग चाहिए। अगर किसी का वह तिकड़मी दिमाग नहीं है, वह व्यक्ति यदि ये समझ नहीं पाता कि इसको कब डाउन करना है, इसको कब अप करना है, इसको कब डाउन करना है, इसको कब अप करना है, किससे मुझे सहयोग लेना है, किससे मुझे कॉन्फ्लिक्ट लेना है, तो अगर ये नहीं समझ पाए तो वो राजनीति में फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि राजनीति में अगर साधु भी है राजनीति में, तो उसको भी ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो राहु ये चीज़ें सिखाता है। और इसलिए यदि कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है और बिना किसी कंफ्यूजन के उसका लक्ष्य स्पष्ट है अगर, तो ये राहु उसको कभी ना कभी जीवन में बेनिफिट देगा। लेकिन ये सूर्य पर निर्भर भी करता है जी। अगर उसका सूर्य बहुत अच्छा है तो ये 101%, 99.99% नहीं, 101% उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सूर्य अच्छा होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट दे देगा। अब देखिए, सूर्य कमज़ोर है लेकिन राहु बहुत अच्छा है, ऐसा व्यक्ति पार्टी संगठन में बड़ा नेम फेम लिए हुए है। अगर वो पॉलिटिक्स में आता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आता है, पार्षद हो गया। लेकिन अगर सूर्य अच्छा है राहु के साथ साथ, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री भी बन गया और भी उससे ऊपर जा सकता है। तो मतलब सक्सेस के दरवाजे उसके लिए खुलते ही जाएंगे। तो ये सूर्य की क्या स्थिति है, ये इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। गुरुजी, हमने इतना राहु को समझा, अब केतु के कमाल को भी समझते हैं। देखिए, केतु को वैराग्य, डिटैचमेंट से इतना एसोसिएट किया जाता है और कहीं ना कहीं लोग राहु तो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अच्छा करके जाए, बट केतु से कहीं ना कहीं डरते हैं क्योंकि केतु ना आपको वो सॉलिट्यूड दे देता है। तो जिस भी व्यक्ति की लाइफ में अगर उसे केतु का पता करना है कि केतु उसके लिए कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे वो केतु की दशा को डिकोड करे, क्या समझना पड़ेगा केतु के लिए? केतु के लिए कुछ नहीं समझ सकते। ये तो एक ऐसा प्लेनेट है, प्रेडिक्शन तो हम करते ही हैं, लेकिन प्रेडिक्शन केतु के लिए सबकी सही हो ये बहुत कठिन है। तो केतु के लिए जो प्रेडिक्शन की जाए उस समय मंगल की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है तो केतु भी अच्छा परिणाम नहीं देगा। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि केतु मंगल की तरह बिहेव करता है और राहु शनि की तरह। हाँ, अब केतु में और मंगल में फर्क क्या होता है? मंगल तो बोल्ड है तो है, वो आवाज भी उसकी तेज होगी, वो काम भी फटाफट करेगा, और अगर उसने डंडा ठोक के कह दिया मैंने यही करना है तो
तो फिर वो नहीं बदलेगा, I can चाहे understand. कितना भी भिड़ना पड़ जाए उसे दुनिया समाज से, फिर नहीं। लेकिन केतु क्या है? केतु एक अजीब सा भ्रम पैदा करता है। ये कब लड़ने पहुंचेगा और बिना लड़े भाग जाएगा, पता ही नहीं चलता। तो केतु के अंदर ये एक बड़ी स्पेशलिटी है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच रहे हैं कि नवम भाव में बैठा हुआ केतु अगर किसी व्यक्ति के दिन का बर्थ है तो ये उसको जबरदस्त इंट्यूशन दे रहा हो, लेकिन पता लगा कि वो तो उसके पिताजी की तबीयत खराब कर रहा है। ओके। हाँ, क्योंकि वो पिताजी से ज्यादा एसोसिएशन है उसका। ठीक है ना। तो नवम और दशम, तो इसमें ये नहीं है कि दशम भाव में से ही पिताजी को देखना है, नवम भाव भी देख लेना चाहिए, और खास तौर से अगर दिन का बर्थ है तो विशेष रूप से। तो केतु की जो स्थिति है वो ये बात ठीक है कि अगर केतु पॉजिटिव है तो केतु हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, केतु वाले व्यक्ति का भक्ति की तरफ मन करेगा। ऐसे नहीं इधर उधर का गड़बड़ काम करने के बाद, लेकिन अगर वो बैठेगा अपने इष्ट के सामने तो वो झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, आनंद भी लेगा। ये केतु भाव देता है। और मजबूत यदि केतु है, और मैं हाथ पे भी अभी बताता हूँ केतु कैसे देखेंगे, तो और भी मजबूत यदि केतु है तो जहाँ एक वक्त में वो बड़ा सांसारिक व्यक्ति होगा, लेकिन धीरे 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 वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, और उसके भीतर एक सोच होगी, अंतर्ज्ञान जी, वो उसके अंदर, या इंट्यूशन वो उसके अंदर रहेगी। वो इंट्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऐसा व्यक्ति डरे ना और अपनी इंट्यूशन से काम करे तो वह सफल हो सकता है, क्योंकि वो इंट्यूशन उसको ईश्वर ने दी है। कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे अंदर इंट्यूशन डेवलप हो जाए तो नहीं हो सकती। हाँ, इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग, शेयर ब्लेसिंग। तो अगर केतु किसी का 9वें भाव में है, या केतु किसी का 10वें भाव में है, या चंद्रमा के साथ तो है, लेकिन कम से कम 15 डिग्री के दोनों के बीच में डिफरेंस है जी, तो ये केतु कहीं ना कहीं उसको एक इंट्यूशन पावर देगा, इंट्यूटिव फैकल्टी उसकी बड़ी अच्छी होगी। और ऐसा व्यक्ति यदि कोई डिसीजन अपने इंट्यूशन पर विश्वास करके ले तो वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन केतु है बड़ा कमाल का ग्रह। केतु आईएएस ऑफिसर बना सकता है। रियली? केतु आईएएस ऑफिसर? केतु बना राहु, शनि और सूर्य क्यों कहते हैं, बट केतु। हाँ, दशम भाव या नवम भाव पे केतु का प्रभाव है। तो ये व्यक्ति की जो इच्छा है, अगर मान लीजिए मेरी इच्छा ही नहीं आईएएस बनने की तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इच्छा है और मैं उसके लिए कर्म भी कर रहा हूँ जी, तो मेरे सफलता के चांसेस दुगने तो हो ही जाते हैं अपने। पर गुरुजी ऐसा कहते हैं ना कि केतु जिस भी भाव में आपका है, कहीं ना कहीं आपने उस भाव से रिलेटेड पूर्व जन्म में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, इस जन्म में अब नहीं मिलेगा, क्योंकि यू हैड इनफ ऑफ इट इन योर पास्ट लाइफ। अब मान लीजिए अगर ऐसा लोग कहते हैं केतु 7th में है तो पास्ट लाइफ में बहुत अच्छी शादी थी, पर इस लाइफ में आपको उसका फल नहीं मिलेगा। 9वें में है तो आपने बहुत भक्ति स्पिरिचुअलिटी की, इस लाइफ में नहीं मिलेगा। ये मिथ पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ये मिथ है, कंप्लीट मिथ है। क्योंकि हम तो ये जानते हैं, या जो पूर्व जन्म की बात करते हैं, या जो पढ़ा है उसके अनुसार तो हम ये जानते हैं कि हम उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो इस जन्म में हमारे अधूरी रह गई, लेकिन उसमें ईमानदारी थी और उसमें भगवत कृपा थी हमारे पास। तो जब हमारा शरीर नया होता है तो हम बहुत शुरुआत से उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो हम छोड़ के आए थे जब हमारी मृत्यु हुई। जी, तो हम सामान्यतः यही सुनते हैं, और केतु ऐसा करता है। केतु भक्ति देगा, या केतु पुराने जो कार्य हैं उसका मार्ग प्रशस्त करेगा। यहाँ कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेगा, तो व्यक्ति को हेल्यूसिनेशंस होंगे, यानी वो रस्सी को सांप समझ के डरेगा। बस यही डर, यही वहम खत्म करना है उसे। अपने इष्ट पर भरोसा करे और ये डर अपने अंदर समाप्त करे, या किसी के कोई सदगुरु हो तो उन पर भरोसा करे और ये डर खत्म कर दे, या अपने से प्रयास करे और ये डर खत्म कर दे। तो यही केतु अच्छे रिजल्ट्स भी देना शुरू करता है। केतु के अंदर ज़बरदस्त पावर्स होती हैं, सभी के अंदर होती हैं यूँ तो, लेकिन केतु के अंदर जो पावर होती है उसके माइंड में होती है। ओके। उस पर बिलीव करे व्यक्ति,
तो वो केतु उसको लाभ देगा। अब इसको हाथ पे मैं बताता हूँ। देखिए, ये वाला जो लोअर पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये केतु का हिस्सा है, ठीक है। अगर ये उठा हुआ है, कितना ये हिस्सा वैसे तो सभी का उठा हुआ ज्यादा होता है, कुछ का एकदम फ्लैट होगा। ये जिनका फ्लैट होगा वो ठीक नहीं है, वहाँ केतु खराब है। ये उठा हुआ है और मणिबंध की कम से कम 1 या 2 रेखाएं उसके हैं। ये मणिबंध हो गया, यहाँ पर पूरी 1 या 1.5 या 2 रेखाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति लकी होगा। और केतु के समय में ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त भी करेगा। ऐसा व्यक्ति यदि इंट्यूशन की तरफ जाए, ज्योतिष की तरफ जाए, अध्यात्म की तरफ जाए, इष्ट की पूजा की तरफ जाए, तो बहुत अच्छा कर सकता है। अगर ये ड्राइंग, डिजाइन, पेंटिंग, म्यूजिक कुछ भी ऐसा करें जहाँ हमें क्रिएट करना है, कुछ जो है नहीं और वो क्रिएट कर रही है, तो केतु वहाँ अद्भुत साथ देता है। अब ऐसे तो फिल्मी गाने पे भजन बना दिया, उसमें हमारा क्या क्रिएशन, किसी ने शब्द लिख दिए तो हमने क्या कर लिया, किसी का लिखा हुआ हमने गा लिया, लेकिन हम क्रिएट कर रहे हैं अभी। किसी ने सिंपल वर्ड्स लिखे थे, अब हमने उसमें भाव डाल दिया, हमने अब उसमें अपना सुरीला स्वर डाल दिया, और उसको म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि इसको हाँ ऐसे नहीं करना है, तो हमने कहा नहीं, मैं करके दिखाता हूँ उसको ऐसा, जैसे तमाम सिंगर्स ने ऐसा किया, हाँ देखो बहुत हिट जाएगा, और वो हिट हुआ। ये कार्य केतु कराता है। मिस्ट्री ऑफ केतु, मिस्ट्री एक बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट है, और जो ये बताता है कि खुद पे भरोसा करो, अपने इष्ट गुरु पे भरोसा करो, निकल जाएगा, बढ़िया समय निकलेगा। बहुत सुंदर। गुरुजी, अब ना इसी से हम राहु और केतु की युति को डिस्कस करते हैं बाकी ग्रहों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि बेस्ट प्लेसमेंट राहु और केतु की यही होगी जब वो अकेले बैठे हों। लेकिन वहीं अगर राहु केतु के साथ दूसरे ग्रह आ जाए तो कहते हैं कि वो राहु केतु उन्हीं की तरह एक्ट करते हैं। अब हम हर बाकी के जो 7 ग्रह हैं उनको राहु और केतु के साथ समझते हैं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के साथ जो दूसरे ग्रह बैठे हैं वो क्या कुछ लेकर आएंगे। तो मैं सूर्य से ही शुरुआत करती हूँ। सूर्य से 15 डिग्री का अंतर होना चाहिए, यानी ग्रहण योग कुंडली में नहीं होना चाहिए। अब एक राशि में अगर सूर्य और राहु हैं तो सामान्यतः लोग कह देते हैं ये ग्रहण योग है। लेकिन जिसने शास्त्र को पढ़ा समझा है, ज्योतिष को गहराई से समझा है, वो ये नहीं मानेगा। तो अगर डिफरेंस है डिग्री से 15 या उससे अधिक का डिफरेंस है, तो सूर्य भी राहु को अपनी पावर देगा, और उसको एक तरीके से राहु को भी आपको बहुत कुछ देने की शक्ति आ जाती है। और गुरुजी मान लीजिए वो डिग्री नहीं है, 15 डिग्री नहीं है, बहुत क्लोज डिग्रीज पर है, तो ग्रहण योग लग गया, फिर तो कुंडली में बड़ी परेशानी होगी। और पितृदोष भी बनता है इससे, ऐसा भी दोष भी बनेगा, पिता का दोष भी बनेगा, पिता के भाई कष्ट बनेगा, और ऐसे व्यक्ति की जो फेम है सारी जिंदगी ऐसे 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 चलेगी, उसको स्टेबिलिटी ऑफ फेम नहीं मिलेगी। उसकी प्रतिष्ठा अप डाउन होती रहेगी। वो अचानक कुछ चीज छोड़ बैठेगा, अचानक कुछ चीज कर बैठेगा, जिसका उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण योग है। ग्रहण योग का मतलब ये है कि राहु सूर्य का ग्रहण करना चाह रहा है, तो सूर्य के प्रकाश को समाप्त करना चाह रहा है। सूर्य के आगे आके वो एक छाया क्रिएट कर दी है, जिससे मनुष्य के जीवन में सूर्य का प्रभाव बहुत कम हो गया है। और सूर्य तो आत्मा है हमारी, कितना जरूरी है सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना, मैं मानती हूँ। तो राहु इसलिए आत्मा को, सोच को कलुषित कर देता है। और वहीं अगर ये डिग्री का डिस्टेंस हो जो कि आपने कहा, तो वो सूर्य का बल राहु को मिलेगा और राहु और पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। वेरी ब्यूटीफुल। और राहु के अंदर क्या है कि ये जो भी देना है ना, खटपट दे देता है, बहुत समय नहीं लगा। अच्छा देखो लगा, ये रहा रात को आप एक उसमें पार्टी में गए, खाना खाया, अब लो लिफाफा पकड़ो। तो ये उस प्रकार का देता है जी। अब राहु अगर चंद्रमा के साथ, वहां भी यही चीज है। अगर डिग्रीज का डिफरेंस है तो 15 डिग्रीज यहाँ पे भी, कम से कम 15 डिग्रीज का तो डिफरेंस होना ही चाहिए, उससे ज्यादा का भी हो तो अच्छा रहेगा। तो राहु और चंद्रमा चाहे एक भाव में होने से इनका हम सामान्यतः कह देते हैं कि ग्रहण योग है। ऐसा नहीं है, डिग्रीज से ग्रहण होता है, तो अन्यथा तो हर 2.5 दिन बाद एक ग्रहण लग जाता है। तो या महीने में एक ग्रहण तो आता ही आता है ना,
जो 2.5 दिन तक चलता। जी गुरुजी। तो वो नहीं होता। हमें क्या करना है कि अगर ये गैप है चंद्रमा और राहु में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होगा, ओके। बहुत अच्छी सोच के साथ, बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड के साथ, बहुत प्रैग्मेटिज्म के साथ वो अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करेगा। और उसके अंदर एक आदत है, सबको खुश रखते हैं। तो वो जानता है कि चीज़ों की, लोगों से काम कैसे निकाला जाता है। ओके। वो अंडरस्टैंड करता है कि, और ये पॉलिटिक्स में बहुत साथ देता है उसकी। ये पावर है अच्छे मून और राहु की। हाँ। ओके। तो ये उसके, और उसमें मून अगर स्ट्रांग हो गया तो ऐसा व्यक्ति अपने इमोशंस को बखेर सकता है, यानी फिल्म्स, यानी मीडिया, यानी ड्राइंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, साहित्य, इन सब चीज़ों में ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रवीण हो जाता है। और गुरुजी इसी की नेगेटिव साइड क्या होगी फिर मून और राहु की? डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर क्लोज डिग्रीज में, हाँ, क्लोज डिग्रीज में है, यह चंद्रमा कमजोर है, डिप्रेस करेगा ऐसे व्यक्ति को। बहुत तेज गुस्सा आएगा, बहुत तेज गुस्से में वो अपने रिलेशंस चौपट कर लेगा। ओके। और हर वक्त डरेगा, शक होगा, वहम होगा। ऐसे लोग अपने जीवन साथी तक पे शक करते रहते हैं हमेशा, और अपने ही शक से वो परेशान रहते हैं। और उनको सीवियर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान को रखना पड़ेगा। गुरुजी इसी से मैं राहु और मंगल अंगारक योग जिसे कहते हैं, अगर ये दोनों साथ में आ जाएं तो इनकी पॉजिटिव साइड क्या होगी, और इस युति की नेगेटिव साइड भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिनकी भी कुंडली में राहु और मंगल साथ में बैठे। देखिए, राहु मंगल साथ में है तो पॉजिटिव तो बहुत रेयर मिलेगा। रियली? नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? पावर भी तो दे सकता है ना गुरुजी। वो पावर नेगेटिव चीजों में चली जाएगी। देखिए, व्यक्ति चाहे फौजी बनकर दुश्मन को मारे, चाहे कोई किसी का सामान लूटने के लिए बंदूक उठाए, पावर तो दोनों में चाहिए। तो हमारे अंदर पॉजिटिव पावर होगी तो हम फौजी बनेंगे, नेगेटिव पावर होगी तो लुटेरे बनेंगे। तो इसलिए पावर तो है, एनर्जी तो है। राहु का मतलब ही एनर्जी है। राहु तो ऐसी एनर्जी देता है कि व्यक्ति एक मिनट शांत नहीं बैठ सकता। व्यक्ति या बच्चा वो कूद फांद हमेशा करता रहता है। तो अब उसमें क्या करना है कि अंगारक योग के लिए हमें एनर्जी को डिसिपेट करना, बिखेरना है। अगर एनर्जी वो कोलाइड कर गई, एक सी हो गई, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हम अंगारक योग में इतनी पीड़ा सहता है मनुष्य, क्योंकि कोई काम बन जाएगा, बनने के बाद डाइल्यूट हो जाएगा। फैक्ट्री लग गई, चल गई, साल 2 साल लगा कि अरे अब तो वाह मजा आ जाएगा, अब तो हम बहुत पैसा कमाएंगे, बड़ी प्रतिष्ठा होगी, पता लगा झटका लग गया। ये राहु और मंगल का कमाल है। और ये आपको 28-29 में झटका देगा, 36-38 में झटका देगा, 48 में झटका देगा, 54-56 के बीच में झटका देगा। तो ये बार बार जीवन में झटके देता है। तो अंगारक योग तो अच्छा नहीं है। और उसके बाद ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ब्लड कोगुलेट हो जाता है इससे, और एसिडिटी बढ़ती है, पैल्पिटेशंस इससे बढ़ते हैं। क्रोध आता है ना, पैल्पिटेशंस भी इससे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, सिर में दर्द भी रहने लगता है। तो इससे इसके जो किस्मत के ऊपर दुष्प्रभाव है वो तो है ही है, शरीर पर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ओके गुरुजी, इसी से मैं राहु के साथ गुरु को, गुरु चंडाल योग कहते हैं ना इसे, अगर गुरु बैठ जाए राहु के साथ तो क्या कुछ देगा, क्योंकि एक देवताओं का गुरु बैठ गया है राहु के साथ। देखिए, अगर राहु और बृहस्पति के बीच में 10 डिग्री से कम का अंतर है तब गुरु चंडाल योग बनेगा, और 15 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है तो गुरु चंडाल योग नहीं बनेगा। गुरु चंडाल योग में जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये होती है कि ऐसे व्यक्ति को कोई उचित सलाहकार नहीं मिलता, अच्छा शिक्षक नहीं मिलता, बुजुर्ग उसको पसंद नहीं करते, या वो कुछ ऐसी नासमझियाँ करता है कि लोग उसको पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं मिलता, उसके अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है। तो
राजनीति में वो चला जाएगा, राजनीति में काम भी कर लेगा, लेकिन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो लोगों की, जनता की और अपने नेताओं की आंख से उतर जाना पड़ता है उसको। तो इसलिए गुरु चांडाल योग बहुत अच्छा नहीं होता। ये कोई भी सक्सेस को परमानेंट नहीं रहने देता। दूसरी चीज़, इसको ज्ञान आएगा तो उससे पहले अहंकार आ जाएगा और कुछ समय बाद ज्ञान चौपट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, और ये स्टमक रिलेटेड, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। उसके बाद जो हमारा फ्लैश होता है, मांस, ये बहुत स्टिफ हो जाता है। तो स्टिफ मांस लंबे समय के बाद ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। तो फिर ये भी एक परेशानी इसमें होती है कि अननेसेसरी वो व्यक्ति क्रिटिसाइज ही करता रहता है सबको, उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत है ना, तो वो किसी का कोई अच्छा गुण देख ही नहीं सकता, वो हमेशा क्रिटिसाइज करेगा। ये बड़ी भारी दिक्कत होती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों का प्रिय नहीं होता। हो सकता पॉपुलर हो जाए, रील की दुनिया है आजकल, तो सोशल मीडिया की दुनिया है, चीख के लोग यहाँ पॉपुलर हो सकते हैं, कुछ भी करके पॉपुलर हो जाते हैं। तो वो पॉपुलर हो सकता है उस नाते से, लेकिन प्रिय नहीं हो सकता। ये बड़ी भारी दिक्कत है। गुरुजी, इसी से मैं राहु और शनि की युति डिस्कस करती हूँ। शनि और राहु वैसे तो दोस्त माने जाते हैं, बट कहीं ना कहीं इसे श्रापित भी कहा जाता है। तो ये युति एक इंसान की लाइफ में क्या कुछ लेकर आएगी? सब कुछ गड़बड़ करती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पिताजी के पास खूब सारा धन था, उस बच्चे को उन्होंने खूब सारा धन दिया, बच्चे ने तबाह कर दिया, इसलिए श्रापित कहा जाता है। उसके पास ना अपना रहता है, ना उसको जो धन प्राप्त होता है दादालाई संपत्ति से या पिताजी के माध्यम से, माताजी या नाना जी नानी जी के माध्यम से, सब उड़ा देता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस के नाम पर एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता। अब वो कहेगा मैं कर सकता हूं, मैंने जो कह दिया यही फाइनल वर्ड है बस, और वो नास्तिक भी हो जाएगा। कुछ नहीं होते भगवान, अरे कर्म करो बस, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो फिर भी नास्तिक हो जाए। हाँ, ये एक जर्नल युति है, वो नास्तिकता की तरफ लेके जाएगा। एक्चुअली क्या लॉजिक इतना ज्यादा, हर चीज में लॉजिक बढ़ाने लग जाएगा कि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो नास्तिक तत्व आ जाएगा। क्यों? भाव नहीं रहेगा, भाव नहीं रहेगा। हाँ, चंद्रमा अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, तो एक अलग बात है कि वो उसको बैलेंस कर लेगा, लेकिन अदरवाइज उसके अंदर भाव नहीं रहने देगा। ये एक बड़ी भारी दिक्कत आएगी। तो शनि और राहु जब साथ होते हैं तो मनुष्य को नाना प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो खास बात है, ये संकट वो खुद ही इनवाइट करता है। हाँ, जैसे घर के बाहर कोई चलता फिरता दिख गया, आओ आओ मेरे घर में आओ, तो वो ऐसे ही करता है, जबरदस्ती पकड़ लेगा कोई ना कोई, और वो अपने लिए संकट इनवाइट कर लेगा। तो उधार लेके उसने इन्वेस्ट कर दिया, अब जहाँ इन्वेस्ट किया वो चीज़ डूब गई, जैसे शेयर वगैरह है या कुछ है, बस ना उधार लौटा पा रहा है, ना उधार का नुकसान उठा पा रहा है। ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, लेकिन ये मेजर इफेक्ट है। दूसरी बात क्या है, ऐसा व्यक्ति कबाड़ बहुत रखता है। अब कोई अच्छी उसको सलाह दे दे, जैसे मैं सलाह दे रहा हूँ कि भाई घर में कबाड़ ना रखे, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उसको बेच दे, हटा दे वहाँ से। ख़ास तौर से बिजली का सामान, लोहे का सामान, और जो बेड बॉक्स होता है उसमें तो कतई ना रखे। लेकिन ऐसा व्यक्ति करेगा, लोहा जोड़ता चला जाएगा, लोहे की अलमारियां जोड़ता चला जाएगा, प्लास्टिक की अलमारी भी रख सकता है। ये ठीक है कि उसमें पैसे ना रखे, पैसे लोहे वाली एक अलमारी में रख दे, कपड़े प्लास्टिक की अलमारी में रख दे, लेकिन वो लोहा जोड़ता चला जाएगा। और जो भी टुकड़े वुकड़े होंगे छत पे डाल देगा, इधर उधर रख देगा, कोई स्टोर में भर देगा, बिल्कुल लोहा लकड़ी, बिजली का सामान, बिजली के तार, वो इस तरीके से स्थिति पैदा कर देगा। और फिर ये शनि की जो युति है राहु के साथ,
ये उसको नुकसान देती चली जाएगी, रिश्ते निभाना भी नहीं जानेगा वो दिक्कत हो जाएगी। तो कोई पॉजिटिव साइड नहीं है गुरुजी इस युति की? मान लीजिए अगर डिग्रीज का डिफरेंस ना हो तो कुछ तो पॉजिटिव भी देती होगी ना ये युति? टेक्निकली ऐसा व्यक्ति फॉर्मल एजुकेशन ना होते हुए भी टेक्निकली बहुत साउंड होता है, और ऐसा व्यक्ति टेक्निकल लाइन में, ऑयल की लाइन में, लुब्रिकेंट्स के लाइन में अगर बिजनेस करता है तो उसको वहाँ लाभ देता है। और मेडिसिन्स में भी ये लाभ तो देता है। मेडिसिन की साइड में वो काम करे, किसी भी रूप में करे तो वहाँ लाभ देता है। लेकिन समस्या बस यही है कि वो लाभ शॉर्ट टर्म का होता है, वो बहुत लास्ट नहीं करता, उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। और अगर दिक्कतें आए तो वो परिवार में जिसकी कुंडली बढ़िया हो उसे अपने बिजनेस में काम करने का मौका दे। नाम ही नहीं जोड़ देना है, बस लोग क्या करते हैं, नाम जोड़ दिया, काम तो हम ही कर रहे हैं, किसी का भी नाम जोड़, एनर्जी भी हमारी जा रही है, पैसा भी हमारा ही जा रहा है, बुद्धि भी हमारी लग रही है, तो यही सब लगाना था, किसी का नाम जोड़ने से क्या मतलब था? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। गुरुजी इसी से एक और बहुत ही इन अ वे श्रापित ही है, राहु और शुक्र जब ये दोनों मिल जाएं तो कहते हैं कि या तो इनके बहुत मल्टीपल अफेयर्स होंगे या फिर ये एक इंसान तक टिक ही नहीं पाएंगे। बहुत प्रॉब्लमैटिक युति से माना जाता है क्योंकि वीनस की सारी क्वालिटीज़ को राहु एग्जैजरेट कर देगा वहाँ बैठ के। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये युति बन रही है उनकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आएगी ये युति? पैसा बहुत बेकार करते हैं। पहली चीज़ तो लग्जरी आइटम्स का इतना शौक होगा, गाड़ी अच्छी खासी चल रही है लेकिन उसको बेच के नई गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, जबरदस्ती पैसा खर्च कर दिया। उधार मांगकर घी पीने की आदत, पूरा चारवाक ऋषि के फॉलोअर्स होते हैं, उधार मांगकर घी पीना है। और क्या होता है कि इनमें क्रिएटिविटी ज़बरदस्त होती है, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि अहंकार आ जाता है तो क्रिएटिविटी एक समय पे आके रुक जाती है। ये अहंकार बहुत ख़राब चीज़ है, ये हमारे जो बुद्धि का प्रयोग होता है ना उसे रोक देती है। और ये चाहे अध्यात्म में हो, चाहे ज्योतिषी में हो, चाहे डॉक्टर में हो, किसी भी प्रोफेशनल में यदि अहंकार आने लगा तो बस वो फिर चौपट होता है, वो किसी का प्रिय नहीं होने देता। और दूसरी चीज़ एब्डोमेन से रिलेटेड ये परेशानी देता है, संतान योग में ये दिक्कतें उत्पन्न कर देता है। और अगर सप्तम से या पंचम से कोई संबंध है तो ये लव मैरिज नहीं होने देता और मैरिज को भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होने देता। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें इसके सामने होती है। तो ऐसे लोग खूब क्रिएटिव होकर लेकिन अहंकार तज कर अपने काम पर ध्यान दें। अगर कोई कान में आके कह रहा है ना कि वो आदमी बड़ा गंदा है, ऐसे करके झाड़ दे, नहीं सारे अच्छे हैं, मैं ही गंदा हूँ, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलियो कोई। ये जो कबीर जी का दोहा वो याद करता रहे। हालांकि ये दोहा तो कबीर जी ने आत्म साक्षात्कार के लिए, अंतर्ज्ञान के लिए लिखा है, लेकिन ठीक है, चलते समाज में ये दोहा इस प्रकार से भी लिया जा सकता है। ये परेशानी ये पैदा करता है और ये बीमारी इस प्रकार की देता है, यूट्रस की प्रॉब्लम देगा, एब्डोमेन की प्रॉब्लम देगा, तो ध्यान रखें। गुरुजी एक बहुत अच्छी युति मैं डिस्कस करना चाहूँगी। राहु और मरकरी को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मरकरी के साथ जब राहु बैठता है तो अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों दोस्त हैं और अच्छा एक इंसान की लाइफ में ये चीज़ें लेकर आएगा। आपके अकॉर्डिंग कितनी सच्चाई है इस बात में कि राहु और मरकरी हमेशा अच्छा ही होगा? इतना खुराफाती होता है सब व्यक्ति, इतना खुराफाती होता है कि वो ना शांत बैठता है ना शांत बैठने देता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होती है। इसलिए ये लोग शेयर मार्केट वगैरह में बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत जल्दी सक्सेस इनको मिलती है। इनका गणित बहुत अच्छा होता है, रिश्तों को लेकर भी इनका गणित, ये जिससे मिलते हैं उसको ऐसे ही आंकते हैं, इससे मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है। तो बड़ा खुराफाती होता है। लेकिन ये है कि अगर इसका चंद्रमा अच्छा है तो ये बड़े एजाइल होंगे, लोगों से बड़े खुल के बात करेंगे, लोगों को हंसाएंगे, तो लोग इनके मुरीद हो जाते हैं। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है
तो ये बस कैलकुलेट ही करते रहते हैं, इनका कोई अपना नहीं हो पाता। यहाँ तक कि इनके जीवन साथी या जीवन संगनी भी इनके अपने नहीं हो पाती। ये ब्याह भी इसीलिए बहुत सारी चीज़ें देख के करते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये देखते हैं। तो राहु बुध का कॉम्बिनेशन ये है। तो मैं ऐसे लोगों को हमेशा यही सलाह देता हूँ, ठीक है आप शेयर का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, आप सीए हैं या आप ऐसा कुछ भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, आप वहाँ खुराफात कीजिए, वहाँ जुगाड़बंदी कीजिए, लेकिन घर में घर की तरह, मित्रों में मित्रों की तरह से रहना सीख लीजिए। ये आपको युति कभी परेशान हो करेगी ही नहीं। गुरुजी, एक पॉजिटिव साइड क्या होगी इस युति की? बहुत ज्यादा बड़ा कमाता है, जुगाड़ तंत्र से ये खूब पैसा कमा लेते हैं। ये सबसे पॉजिटिव है। आप बताइए, आपकी कुंडली में अगर ये युति बन रही है तो क्या आपकी लाइफ में भी ये सब होता है? सो गुरुजी, अब राहु से हम केतु की युतियों को डिस्कस करते हैं। अगर केतु किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठा है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो क्या कुछ लेकर आएगा? केतु को मैं सूर्य के साथ ही डिस्कस करती हूँ, बहुत स्पिरिचुअल युति इसे माना जाता है। बस डिग्री से डिफरेंस हो, लगभग 15 डिग्री या उससे दूर अगर है केतु और सूर्य, तो ये डेफिनेटली सूर्य को बहुत पावर देते हैं और ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में या कंसल्टेशन की फील्ड में बहुत अच्छा नाम पैदा करता है, बहुत अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति को यदि एक लॉ लग जाए ना प्रभु की, और उसको उचित गुरु भी मिल जाए उसको रास्ता दिखाने वाले, तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो जाती है। वाह। वहीं पे गुरुजी नेगेटिव साइड भी है क्या इस युति की कुछ? हाँ, नेगेटिव साइड यही है कि ऐसा व्यक्ति सारी दुनिया से कटने लगता है। वो अपनी प्रतिष्ठा भी एक समय पे छोड़ देता है, कुछ भी नहीं करता, उसका मन ही नहीं करता काम करने का। तो ये इसकी एक नेगेटिव साइड है। मतलब इतना वो आध्यात्मिक हो जाएगा कि वो जो प्योर वैराग्य की स्टेट होती है उसमें कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। नहीं, वैराग्य भी नहीं, वो काम ही नहीं करना चाहेगा। अच्छा। भक्ति के लिए बहुत यत्न करने पड़ते हैं, बैठे बैठे नहीं मिलती, बहुत मेहनत चाहिए। वो कुछ नहीं करना चाहेगा, बस बैठा रहेगा। आज मैं नहीं जा रहा काम पे, आज नहीं कर रहा, पूजा कर लूंगा मैं, जब मन होगा तो कर लूंगा, ये भाव उसके अंदर। तो वो भक्ति में भी नहीं होगा फिर। गुरुजी, इसी से अगर मैं केतु को चंद्रमा के साथ डिस्कस करूं, अगर केतु और मून आ जाए तो क्या होगा? देखिए, एक तरफ अगर इसकी युति पॉजिटिव है तो ये व्यक्ति के इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है गजब की होती है। वो आसानी से डिप्रेस नहीं होता, वो अपने आप को बहुत जल्दी रिगेन करता है। लेकिन अगर इसकी युति नेगेटिव है, ठीक है ना, जैसे इस हाथ पर अगर हाथ के निचले हिस्से में बहुत सारी कटी फटी रेखाएं आ गई तो ये नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो व्यक्ति डरेगा बहुत, उसको डर के साथ साथ वहम बहुत रहेगा, मैं हवाई जहाज में जा तो रहा हूँ, ये गिर तो नहीं पड़ेगा। हमेशा एंग्शियस रहेगा, है ना, चीजों को लेके वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करना। एग्जैक्टली। और आज मुझे ऑफिस जाना है, घबराहट सी हो रही है, नहीं जाते ऑफिस। लेकिन आगे जाके यही युति जो है उसको अध्यात्म की गहराइयों तक ले जाती है, भक्ति की गहराइयों तक ले जाती है, एक डिटैचमेंट करा देती है सारी दुनिया से। बिना डिटैच हुए आपको भक्ति प्राप्त नहीं, आप भक्ति कर ही नहीं सकते। तो वो स्थिति ऐसे में आती है। तो ये अच्छा भी है और मन को शांत करता है, ये भी है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो ऐसे व्यक्ति के भीतर ऐसी एंग्जाइटी होती है, हाय 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 क्या होगा, है ना, टीपू बाहर खेलने गया है, पता नहीं क्या होगा, वहाँ चोट तो नहीं लग जाएगी। ये वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोई 10 मिनट लेट हो गया, फोन पे फोन, ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। जी गुरुजी, इसी से अगर मैं केतु के साथ मंगल को डिस्कस करूं, देखिए दोनों ही बहुत फायरी प्लैनेट हैं। आपने कहा कि केतु और मंगल एक दूसरे की छवि ही है एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर इतने दो फायरी प्लैनेट्स एक साथ बैठ जाएंगे तो आई थिंक बहुत गुस्सा आएगा, जितना मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, बहुत अग्रेसिव होंगी। उसके अलावा और क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को ना कभी बंदूक का लाइसेंस नहीं लेना चाहिए क्योंकि कभी ये क्या कर देगा पता नहीं। अगर तलवार का युग होता है तो उसकी तलवार खुली हुई रहती है हमेशा, तो ये स्थिति हो जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति धन खूब कमा लेते हैं,
एग्रेसिवली काम करने के आदी होते हैं। अब ये ज़रूर है कि जो बहुत एग्रेसिवली काम करने का आदी होता है वो थकता भी बहुत जल्दी है। तो ऐसे लोग जीवन के एक समय पर आते हैं, 48 तक आते आते थकने लगते हैं। इनका फिर काम में इतना मन नहीं रहता, उतनी रुचि नहीं रहती। लेकिन अगर ये लोग स्पोर्ट्स में जाएं, बड़ा अच्छा करते हैं, कोई भी गेम खेलें, बड़ा अच्छा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर गेम में नेशनल इंटरनेशनल ही खेलें, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो इससे इनको अच्छा फील होगा। चाहे वो अपनी बिल्डिंग में कर रहे हैं या अपने स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं तो उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। और गुरुजी, ये जो हम युति डिस्कस कर रहे हैं, चाहे राहु के केस में हो चाहे केतु के में, अगर युति ना होकर दृष्टि है तो भी कहीं ना कहीं सिमिलर रिजल्ट्स होंगे। जैसे मान लीजिए अगर केतु और मंगल साथ में नहीं बैठे, बट मंगल की केतु पे दृष्टि है, केतु की मंगल पे दृष्टि है, तो भी कहीं ना कहीं सिमिलर रिजल्ट्स। हाँ, जितने भी रिजल्ट्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं, तो अगर साथ है तो इसकी पावर 100% है। अगर आमने सामने है और डिग्री से भी दृष्टि पड़ रही है तो 75% होंगे जी, रिजल्ट तो होंगे। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आई एम श्योर बहुत से लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं अपनी कुंडली में ये युति देख रहे हैं। अगर युति नहीं है तो कहीं ना कहीं से दृष्टि का कनेक्शन होगा। सो दैट्स व्हाई जस्ट टू क्लैरिफाई फॉर देम आई आस्क्ड दिस। इसी से मैं केतु के साथ अब मर्क्यूरी की युति को डिस्कस करना चाहूँगी। जब मर्क्यूरी होगा तो क्या होगा? शांत कर देगा। मर्क्यूरियन टेंडेंसीज धीरे धीरे शांत होंगी। लेकिन एक चीज़ है, ऐसा व्यक्ति दुनिया को हंसाएगा, कार्टून सा बन जाएगा दूसरों को हंसाने के लिए। खूब नानी दादी बुजुर्गों को खूब मज़े ले लेके बात करेगा। ऐसा व्यक्ति ऑफिस में भी बहुत गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो कहेगा इस तरीके से कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। ये उसके अंदर आदत हो जाती है, लीडरशिप टेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है। लेकिन इम्पेशेंट बहुत होता है, बहुत जल्दी इसका धैर्य चुक जाता है। ये बस नेगेटिव है पार्ट। अगर ये अपना धैर्य बनाए रखें तो फिर ये बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर इन्होंने मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू किया और 1.5 साल में रिजल्ट नहीं आया तो उसे बंद करने के चक्कर में लग जाएंगे। जबकि धैर्य बना के रखें तो उसी में रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली अच्छा। मतलब बहुत रेस्टलेस युति है, बहुत रेस्टलेस है। और सर कोई पॉजिटिव साइड इसकी? मैथ्स में, कैलकुलेशंस में ऐसी चीज ये खोज के लाएगा जो अभी तक कहीं थी नहीं संसार में। ऐसी चीज खोज के लाएगा, ऐसी फिल्म की स्टोरी लिखेगा, ऐसी फिल्म के डायलॉग लिखेगा, ऐसी एक्टिंग करेगा। हाँ, और ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी को निकाल के लाएगा, ऐसी कोई डिज़ाइनिंग करेगा, कोई पेंटिंग बनाएगा, ऐसा कोई स्टार्टअप खोज के लाएगा। मतलब कुछ ना कुछ भी बड़ा बढ़िया ही करेगा, ज़बरदस्त क्रिएशन के साथ करेगा। फिर थोड़े समय के बाद उसका मन भी हटने लगेगा, मतलब बहुत हो गया जी। मतलब बहुत जल्दी मर्क्यूरी की स्पीड से थॉट्स चेंज करना। खाना भी खाएगा ना बहुत जल्दी खाएगा। ओके। तो बिजनेस में रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। अब वो तो किसी को नहीं मिलते आजकल, तो बिल्कुल नहीं मिलते। बेकार है ये काम। तेरा क्या काम है? अच्छा, ये काम कैसे होता है, इसमें इतना पैसा आता है, अब वो काम करने चल देगा। तो अपना फोटे छोड़ देगा और दूसरे के काम में कूद पड़ेगा, उसे वही अच्छा लगने लगेगा। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर टेंडेंसी है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये कोई भी काम कर सकते हैं और कर जाते हैं। इनमें ऊर्जा बड़ी होती है, क्रिएटिविटी ज़बरदस्त होती है। जी गुरुजी, अगर इसी से मैं केतु और जुपिटर, एक और स्पिरिचुअल युति की बात करूं, इसे भी बहुत आध्यात्मिक युति माना जाता है, बट इसके आई एम श्योर एक नेगेटिव साइड भी होगी। क्या होगी वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स इस युति की? इसकी जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव साइड है वो यही है कि मिसफिट होता है सर। मिसफिट। आज का समाज अलग किस्म का हो गया ना। आज जो सांसारिकता है ये अलग किस्म की हो गई है। बस दूसरे को क्रिटिसाइज करो, वो दीवार पे चढ़ गया है, हम यूं करके खड़े हुए कि बस ये दीवार पे थोड़ा सा ऊपर आए और तुरंत टांग खींचे। तो ये वाली जो स्थिति है ये डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति इतना कल्याण करता है लोगों का, इतना कल्याण करता है, बस क्या कहूँ मैं। वह मनुष्य के रूप में देवता स्वरूप हो जाता है। ऐसी अच्छी युति भी है बृहस्पति और केतु की, विद्वान बनाता है। अच्छा, एक चीज मैं यह कहना चाहूंगा, जो हो सकता है बहुत विवादास्पद हो और कोई इस पे कमेंट भी करे, लेकिन विद्वान होने के लिए 100 किताबें पढ़ना आवश्यक नहीं है। तर्क और बुद्धि का उपयोग
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने 100 किताबें पढ़ ली लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो हम 100 किताब जो पढ़ रहे हैं उसी को मान रहे हैं, वो विद्वता नहीं है, उसमें अपना कुछ जनरेट कर रहे हैं। इनर विजडम से, आपकी जो आंतरिक विजडम है। विजडम, एग्जैक्टली विजडम। तो हम जो विजडम डेवलप कर रहे हैं वो बृहस्पति और केतु के साथ आती है, और ऐसा व्यक्ति चाहे तो नारायण की सीधी कृपा उस पर हो सकती है। गुरुजी, आई बिलीव अभी तक हमने जितनी भी युतियाँ डिस्कस की ना, मेरी पर्सनल फेवरेट केतु और जुपिटर की युति है। आई डोंट नो व्हाई, माय जुपिटर मेक्स मी फील कि केतु और जुपिटर अपने आप में बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसी से गुरुजी हम केतु को शुक्र के साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत प्रॉब्लमैटिक इसे माना गया है कि प्रेम के साथ ही केतु आ गया, मतलब या तो पार्टनर से डिटैचमेंट होगा, या आप रिलेशनशिप में नहीं टिक पाओगे, या आपका मन ही नहीं लगेगा, रिलेशनशिप बहुत कमजोर करेगा। अब केतु उसको खींचेगा अध्यात्म की तरफ, तो कभी बड़ी आध्यात्मिक बातें करेगा, भजन गाएगा, नाचेगा भजनों पर, ये सब चीजें हैं, और कभी पूरी तरह सांसारिक हो जाएगा। एसी चाहिए, और एक नहीं 2 चाहिए, इस क्वालिटी के चाहिए, अब ये कार बेकार हो गई, अब ये वाली कार चाहिए। फिर वो मान लीजिए किसी कारण से, किसी की डेथ की वजह से, किसी डेथ में शामिल होने की वजह से शमशान घुमाया, क्या रखा है जिंदगी में, सब बेकार है। एसी खराब हो जाएगा किसी दिन, गाड़ी बेकार हो जाएगी किसी दिन, ट्रैफिक इतना हो गया, चलाऊंगा कहाँ गाड़ी। सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु की इच्छा है, वो एकदम स्पिरिचुअल हो जाएगा। अब फिर उसने अगर मित्र को देख लिया, अच्छा इसके पास तो नई गाड़ी आ गई, मैं भी एक नई गाड़ी, फिर से वीनस एक्टिवेट कभी केतु एक्टिवेट, कभी वीनस एक्टिवेट। बट गुरुजी, एक पॉजिटिव साइड भी तो होगी ना इस ये वैसे पॉजिटिव भी है, और ये व्यक्ति अगर चाहे तो मृत संजीवनी क्रिया सीख सकता है। मृत संजीवनी क्रिया वीनस और केतु वाला सीख सकता है, किस प्रकार? साधना उसको देते हैं, और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी भक्ति की गहराई, मंत्रों की गहराई, बीज मंत्रों की गहराई को पकड़ लेता है। पर गुरुजी, मान लीजिए अगर यही युति शादी के भाव में, मान लीजिए सप्तम या चौथे भाव में हो रही है, तो मतलब शादी से तो डिटैचमेंट हो ही गया फिर। बिल्कुल, तो शादी के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किसी भी रिलेशनशिप में, मित्रों के साथ भी, पार्टनर के साथ भी, ऐसी युति वाला व्यक्ति, मैं अगर सप्तम में ये युति है तो मैं उससे कहूँगा कि कोई भी पार्टनरशिप हो, चाहे फ्रेंड की पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस की पार्टनरशिप हो, चाहे लाइफ की पार्टनरशिप हो, इससे थोड़ा दूर रहो तो अच्छा है। अब बाकी चीज़ें तो मान लेता है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? सबको शादी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि उसके मम्मी पापा कहते हैं, समाज कहता है। मैंने कहा समाज को छोड़ो, तुम बने ही नहीं, तुम क्या कहते हो? नहीं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं, जबकि है उसका ओपिनियन, वो खुद करना चाहता है लेकिन नाम मर देता है औरों का। रिलेशनशिप में ये डिस्टर्ब करता है। मंगल जितना डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। अपेक्षाएं बहुत होती हैं ऐसे व्यक्ति की। सबसे बड़ी परेशानी ये है, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दूसरों से होती है। खुद वो काम करके दिखाना है, उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन दूसरों से अपेक्षाएं बहुत होती हैं, और उसकी वजह से ये परेशान होते भी हैं, करते भी हैं। तो मतलब अपने आप में रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी प्रॉब्लमैटिक युति है। गुरुजी, इसी के साथ केतु के साथ आखिरी युति को मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जब शनि केतु के साथ बैठ जाए तो क्या कुछ होगा? देखिए, मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ, यहाँ से कोई लाइन चली, ये लाइन शनि के पर्वत के नीचे पहुँची। शनि का पर्वत अगर दबा हुआ है और यहाँ पर एक जाल सा बना हुआ है, कई सारी खड़ी और पड़ी रेखाएं यहाँ पर हैं, इसका मतलब नेगेटिव है। और यहाँ पर यदि खड़ी पड़ी रेखाएं नहीं है, जाल नहीं बन रहा, और ये माउंट ठीक है, बहुत सपाट नहीं है, इसका मतलब ये अच्छा है। अगर अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, कुछ भी नहीं था उसके घर में, वहाँ से वो राइज करके बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचता है। और अगर ये नेगेटिव है, जो भी हमने हाथ से जाना, तो ऐसा व्यक्ति किसी दिन अपना कमाया हुआ सब कुछ, चाहे वो उसका स्वाभिमान हो, चाहे वो उसका धन हो, चाहे उसका टैलेंट हो, चाहे उसका घर आदि कुछ हो, बर्बाद कर देता। ये है इस युति के साथ समस्या।
अदरवाइज अगर पॉजिटिव है, जैसे हमने हाथ से जाना, तो फिर बहुत बढ़िया है। और कोई अगर हाथ से नहीं समझ पाया तो फिर रिपीट कर करके उसको सुन ले, समझ ले। तो अगर पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति फिर कमाल करेगा जीवन में। जी, तो गुरुजी कहीं ना कहीं क्या ये कहना सही होगा कि राहु और केतु के लिए बेस्ट पोजीशन यही है कि वो अकेले बैठे हैं, ना कि किसी प्लैनेट के साथ बैठे हैं? इज इट राइट टू से? हाँ, लेकिन जहाँ बैठेंगे वहाँ गड़बड़ी करेंगे। नहीं, बट फिर भी राहु और केतु की, आपने बिल्कुल सही कहा, राहु और केतु की फिर भी कुछ बहुत फेवरेबल पोजीशंस होंगी ना, क्या होंगी वो पोजीशन? राहु 10th में अच्छे परिणाम देगा। राहु 10 में दुनिया बस में कहते हैं ना आजकल। राहु 10th में बहुत अच्छा करता है, राहु 9th में भी अच्छा करता है। राहु 9th में अच्छा होता है, जबकि जुपिटर का भाव है और वो तो एकदम ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज है गुरुजी। लेकिन वो फिर भी अच्छा करेगा। ओके, वो जुपिटर का भाव तो है, लेकिन सांसारिकता में वो अगला स्टेप भी देता है। हाँ, राहु अब जैसे सप्तम का राहु है, पारिवारिक सुख आसानी से नहीं देगा, लेकिन उसको जीवन में पॉपुलैरिटी खूब देगा। सप्तम का राहु, और उसके अंदर मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, पॉलिटिक्स में अच्छा जाएगा। ओके, अष्टम में राहु बीमारियां खूब देगा, भर भर के देगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अचानक कहीं से बहुत सारा धन कमा लेता है। अचानक उसके पास बहुत सारा फॉर्चून्स आ जाता है, किसी भी तरीके से वो बहुत सारा कुछ कमा लेता है। तो राहु अकेला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उसके हाउसेज हैं, इन हाउसेज में वो अच्छा परिणाम देता है। फर्स्ट में भी देता है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है, ज़बरदस्त लीडरशिप होती है उस व्यक्ति में। लेकिन अगर वो दुर्गा जी की उपासना करता रहे तो ठीक है, माँ काली की उपासना करते रहे तो ठीक है, अन्यथा दिक्कत होगी। कहाँ दिक्कत होगी? संतान होने में, या संतान होगी तो रोगी होगी। ओके, तो यहाँ पर ये दिक्कत तो रहती है, या मैरिज को लेट कर देता है, ये भी दिक्कत होती है। लेकिन वैसे उसके अंदर जो गुण होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा क्रिएटिव होता है, बहुत गो गेटर होता है, फास्टली खटाखट काम करना, बुद्धि तेज है, समझ गया। वो राजनीति करे ना करे, लेकिन दूसरे की राजनीति बहुत जल्दी समझ लेता है जी। ये बड़ा गुण है। शत्रु बोध अगर है तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। हाँ, तो पहले आंक लेगा। होता है। और गुरुजी 11वें और तीसरे के राहु को भी कहीं ना कहीं अच्छा मानते हैं, क्या होता है जब 11वें और तीसरे में बैठेगा राहु? लाभ देता है। तीसरे में घुमा घुमा के थका के फिर धन उपलब्ध करा देता है। और 11वें का? 11वें का वैसे भी लाभप्रद होगा, लाभ देगा, और तंत्र या ज्योतिष में बड़ा फायदा थे। अगर 11वें में राहु होगा, तंत्र और ज्योतिष सीखना चाहे ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी सीख सकता है, बस नेगेटिव यूज ना करे उसका, नहीं तो बिस्तर से लग जाएगा। बिस्तर पे पड़ गया तो उठाने वाला नहीं होगा उसको कोई। तो बस ये ध्यान रखें कि पॉजिटिव काम करें तो तंत्र और ज्योतिष में महारत हासिल हो जाएगी। गुरुजी अगर इस पॉडकास्ट को खत्म करते करते मैं केतु की भी बेस्ट पोजीशंस अगर राहु की तरह समझूं, ताकि जो भी व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है वो अपने चार्ट से मैच कर सके, कौन सी होंगी केतु की बेस्ट पोजीशंस? 4th में 5th में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 5th में भी अच्छे देता है। वो तो संतान का और क्रिएटिविटी का, संतान का तो है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लेता ही, हर प्लेनेट लेता है। अब हर ग्रह को, हर भाव को 3 रेशकाण में बांटते हैं और वहाँ अलग अलग नक्षत्रों के प्रभाव का एनालिसिस करते हैं। तो कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, लेकिन विद्या बहुत देता है, ज्ञान देता है, सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा ज्ञान देता है। 3rd में भी ये अच्छा करेगा, लेकिन 3rd में क्या, एक्सप्रेशन जबरदस्त दे देगा, भगाएगा बहुत। और ऐसा व्यक्ति को धन आदि मिलने में समय लगता है, भक्ति तुरंत मिल जाएगी। अगर उसे गुरु चाहिए, खटाक से कोई गुरु मानो उसी की प्रतीक्षा कर रहा था, वो स्थिति आएगी। लेकिन धन आसानी से मिले, सांसारिकता में कोई बहुत विजय नहीं मिलेगी इनको। और गुरुजी 12th का केतु कहते हैं मोक्ष दिलवाता है, इज इट ट्रू? 12 में सामान्यता कहते हैं शुक्र और केतु बहुत अच्छे होते हैं। 12th का जो केतु होता है ये व्यक्ति को इतना मजबूर कर देता है
कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की तरफ ही बढ़ता है। देखो, स्पिरिचुअलिटी दो तरीके से होती है। भक्ति के दो कारण होते हैं, एक इच्छा और दूसरी मजबूरी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो वो ये मजबूरियाँ इतनी क्रिएट कर देगा कि व्यक्ति पे कोई और रास्ता नहीं होगा, तो भगवत भजन ही करेगा जी। और ये करता है 12वें भाव का केतु। केतु की दो पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में है तो ऐसे व्यक्ति भक्ति की राह पे जाएगा, अध्यात्म की राह पे जाएगा। 8th में है तो बीमारियों की और तंत्र की राह पे जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का यदि चंद्रमा अच्छा है कुंडली में या बृहस्पति कुंडली में अच्छा है तो ये शिव जी का जो तंत्र है उधर जाएगा, जो हर हालत में पॉजिटिव ही होता है। हाँ। और नहीं तो ये टोटकों की तरफ चला जाएगा। टोटकों की तरफ गया नहीं और इसका स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं। चाहे 8th या 9th दोनों की बात करें। 8th में खास तौर से 8th। 9th में तो ये लेके ही भक्ति की तरफ जाएगा। धीरे धीरे ये नारायण की भक्ति कराएगा, ये शिव जी की भक्ति कराएगा, तो वो तो है ही है। लेकिन 8th में यदि है तो इसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु जो विद्या दे रहे हैं, प्रभु जो गुण दे रहे हैं, प्रभु जो इंट्यूशन दे रहे हैं, उसका मैं सही उपयोग करूं। ये चीज़ रहेगी। सो आई एम श्योर गुरुजी कि आज हमारे व्यूअर्स ने एक बहुत ही डेप्थ के साथ अपने राहु और केतु को अपनी कुंडली में समझा। हमने बहुत मिथ ब्रेकिंग तरीके से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया कि एक्चुअली राहु और केतु क्या केपेबल हैं आपको देने के लिए, और फिर हमने राहु और केतु की युतिस को समझा दूसरे प्लैनेट्स के साथ। आई एम श्योर कि हर इंसान ने अगर युति नहीं है तो दृष्टि के माध्यम से आज के इस पॉडकास्ट को समझा होगा। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि हमेशा की तरह आपने फिर से हमें एक मास्टर क्लास दी, और मेरे अंदर का जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी सीकर है उसे हमेशा आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है। बहुत नई डिटेल्स मुझे मेरे खुद के चार्ट के बारे में पता लगती हैं। आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी लगती होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और जल्द ही मिलते हैं फिर से एक और एस्ट्रो डिस्कशन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको खूब सुख शांति मिले, ऐसी मेरी मैया के चरणों में प्रार्थना है। थैंक यू सो मच गुरुजी। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपका राहु और केतु कहाँ प्लेस्ड है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, आपकी लाइफ में ये युतियाँ कैसे रिजल्ट्स लेकर आई हैं, आपको राहु और केतु ने कैसे रिजल्ट्स दिए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में मैं गुरुजी के साथ और कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन करूं जो कि आप सुनना चाहेंगे। आपकी क्या क्वेरीज हैं अपने चार्ट को लेकर, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनके आंसर्स ज़रूर आपको देंगे। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। मैं आपके लिए ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी, स्पेशली मास्टर क्लासेस। एंड आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।